ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड को दिखाते हुए होती है जिसका नाम सूजी था। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी और कॉलेज के बाद वो सारा टाइम अलग अलग जॉब करके पैसा कमाने का काम करती थी। पर एक दिन उसकी टक्कर हमारी ड्रामा की मेल लीड जेनचेंग से होती है। वो जेनचेंग से टकराने ही वाली थी कि तभी वो उसे रोक देता है और दूर रहने के लिए कहता है, पर तभी सूजी उसे जोर से चाटा मार देती है। जेनचेंग तो यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि उसने उसे क्यों मारा। पर फिर हम यहाँ से सूजी के फ्रेंड लिन को ये बताते हुए देखते हैं कि सूजी को एक इलनेस है जिसकी वजह से वो किसी भी मेल के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते ही काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। यानी कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि अगर कोई भी लड़का उसे टच करे या फिर वो किसी लड़के को टच करे। और इसकी न्यू फ्रेंड्स ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि ऐसे तो सिर्फ ड्रामास के अंदर होता है। पर सूजी वहां से ये कहकर चली जाती है कि उसे काम पर जाना है। आगे हम उसे एक आर्ट क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो मॉडल का काम कर रही थी। पर उसकी मुलाकात वहाँ फिर से जेनचेंग से हो जाती है जो कि सूजी को अपना कोट उतारकर दूसरा कोट पहनने के लिए कह देता है। पर सूजी जो कि उसकी सीनियर थी वो मना कर देती है। अब जेनचेंग उसे फोर्स करने लगता है तो सूजी उसे कहती है कि वो अपना कोट बदल सकती है अगर वो उसे 800 युआन पे करे या फिर वो उसे इससे ज़्यादा भी पे कर सकता है। जो सुनकर जेनचेंग उसे 880 युआन पे कर देता है और उसके हाथ में वो न्यू ड्रेस देता है। पर वो यहाँ गलती से उसका हाथ टच कर देता है जिससे कि उसे एलर्जी थी, इसलिए वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। जहाँ पर जेनचेंग को फिर से समझ नहीं आता कि आखिर उसने उसे क्यों मारा। तभी अचानक जेनचेंग के दिल में दर्द होने लग जाता है और सब उसे पकड़ने लगते हैं। आगे हम सूजी को एक बियर की कॉस्ट्यूम में काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी कि सिर्फ एक थप्पड़ से जेनचेंग को इतना दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक बच्चा आकर सूजी को मारने लग जाता है। वो उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो यहाँ पर जोर से रोने लग जाता है। तभी उस बच्चे की मॉम आकर सूजी को डांटती है। वो बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो लेडी उसकी नहीं सुनती, उसे डांटने लगती है और उसे धक्का भी दे देती है। जहाँ पर सूजी गिरने ही वाली थी पर जेनचेंग आकर उसे पकड़ लेता है। वो सुबह से एकदम अलग लग रहा था और वो उसे वहाँ से उसके साथ चलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। तो वो उसे उठाकर ले जाता है। वो सूजी से बोलता है कि उसे उसके लिए काम करना होगा और इसके बदले वो उसे 8000 युआन देगा। और वो उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि उसकी मेमोरी चली गई हो। वो अब उसे घर लेकर जाता है पर सूजी को कुछ समझ नहीं आता। जेनचेंग फिर यहाँ पर उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है पर उसे नींद आने लग जाती है। अब वो नींद में गिरने ही वाली थी पर तभी जेनचेंग उसे बचा लेता है। वो उसके बालों को टच करने लगता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उसे खुद को टच करता हुआ देखकर उसे थप्पड़ मार देती है। अब अचानक से उसके दिल में दर्द होने लग जाता है और यहाँ पर जेनचेंग फिर से सुबह की तरह बिहेव करने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो भला उसके घर में क्या कर रही है। तो सूजी बताती है कि वो ही उसे यहाँ पर लेकर आया। पर जेनचेंग को कुछ भी याद नहीं था। वो उसे यहाँ से हाथ पकड़कर बाहर निकालने लग जाता है पर सूजी उसे फिर से थप्पड़ मारती है और बाहर चले जाती है जिससे कि उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। अब हम सूजी को घर जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं पर तभी जेनचेंग वहाँ पर आ जाता है और उन्हें मारकर सूजी को बचा लेता है। ये दोनों फिर यहाँ से एक बस में जाकर बैठते हैं जहाँ पर सूजी उसे थैंक्स कहती है और उसके मुंह से खून साफ करने के लिए उसे टिश्यू देती है। पर जेनचेंग उसे खुद ही साफ करने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसका मुंह साफ करने लग जाती है। पर ये दोनों यहाँ पर काफी क्लोज आ जाते हैं और तभी बस का ब्रेक अचानक से लग जाता है जिससे कि उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब ऐसा होते ही वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और जेनचेंग की चेस्ट में फिर से दर्द होता है। वो यहाँ पर फिर से अब नॉर्मल बिहेव करने लगता है। वो फिर सूजी से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया। ये कहकर वो यहाँ से भाग जाता है। आगे हम जेनचेंग को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि शायद सूजी ने ना उसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। ये सब सोचकर वो अपने आप से कहता है कि उसे सूजी से दूर रहना होगा। अब अगले दिन कॉलेज में वो सूजी को अवॉइड करने लग जाता है। जहाँ भी उसे वो दिखाई देती है वो उसे दूर चला जाता है। फिर हम पेंटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और उसे काफी डर लगने लग जाता है। वो अपनी इमेजिनेशन में ही सूजी को एक भूत की तरह देखता है पर तभी वहाँ पर असलियत में सूजी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। तो जेनचेंग कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सूजी बोलती है कि वो जानती है कि वो उसे पैसे देने से भाग रहा है। तभी लाइट्स चली जाती है और वो सूजी को जाने से रोक लेता है। सूजी उससे पूछती है कि क्या वो अंधेरे से डरता है पर जेनचेंग कुछ नहीं कहता। अब वो उसे यहाँ से बाहर लेकर जाती है। तभी हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में एक रूम में फंस गया था। तब एक लड़की ने उसे लॉलीपॉप देकर उसकी हेल्प की थी। प्रेजेंट में सूजी भी उसे अंधेरे से बाहर लेकर आती है और बोलती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त सूजी को एक कॉल आता है और वो यहाँ पर जेनचेंग की हेल्प मांगती है। ये दोनों अब एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकते हैं जहाँ पर इनकी कार के सामने एक औरत आने वाली थी। अब सूजी कार से बाहर निकलती है और जेनचेंग को बताती है कि ये उसकी दादी है जिन्हें भूलने की बीमारी है। दादी यहाँ पर पहले तो सूजी को नहीं पहचानती पर बाद में उन्हें लॉलीपॉप देने पर वो उसे पहचान जाती है। वो सूजी से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ पर है। तो सूजी उसे बताती है कि उसकी मॉम काफी दूर जा चुकी है। तभी वो
जेनचेंग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो तो सूजी की मॉम है। अब क्योंकि वो यहाँ पर जेनचेंग को सूजी की मॉम समझ रही थी, इसलिए वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाने लग जाती है। फिर वो अपनी दादी को वापस से उनकी रूम में छोड़ने के लिए जाती है और जेनचेंग से थैंक्स कहती है। साथ ही वो उसे अपनी स्ट्रेंज बीमारी के बारे में भी बताती है, जो सुनकर वो उसे एक और बार थप्पड़ मारने के लिए कहता है, जिस पर वो कुछ समझ नहीं पाती। तो जेनचेंग उसे थप्पड़ मारने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। अब जैसे वो उसे थप्पड़ मारती है, तभी नर्स वहाँ पर आकर सूजी को हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए कहती है और थप्पड़ लगने से जेनचेंग की चेस्ट में फिर से दर्द होता है। वो यहाँ पर फिर से सूजी से काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है और उसके सारे बिल्स भी पे कर देता है। अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तब वो देखता है कि सूजी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। वो उसे ब्रेकफास्ट ला कर देती है और कहती है कि कल जो उसने हॉस्पिटल का बिल पे किया था, वो ये सब उसके बदले कर रही है। पर जेनचेंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और बोलता है कि उसे वो पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूजी जाने से पहले उसे कहती है कि वो उसे इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे दे देगी। आगे जाकर वो अपनी फ्रेंड से जेनचेंग के इस बिहेवियर के बारे में पूछती है, जहाँ उसकी दोस्त ये सुनकर कहती है कि ऐसा हो सकता है कि शायद उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, जिस पर सूजी कहती है कि अरे ऐसा तो सिर्फ मूवीज़ में होता है। तभी दूसरी तरफ हम जेनचेंग को अपनी दूसरी पर्सनालिटी से बात करता हुआ देखते हैं। वो पर्सनालिटी उसे कहती है कि उसे सूजी को प्रपोज करना होगा और अगर जेनचेंग ने इसमें उसका साथ नहीं दिया तो वो उसके फेस का गलत इस्तेमाल करेगा। ये सब सुनकर जेनचेंग उस पर्सनालिटी की बात को मना नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि जेनचेंग उसे लाइक करता है, पर सूजी को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसी वक्त जेनचेंग का उसे कॉल आता है, जो कि उसे डिनर पर बुलाता है, इसलिए वो उसके साथ डिनर पर जाती है, जहाँ उसने सूजी के लिए म्यूजिक का इंतजाम भी करा हुआ था। जेनचेंग अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे उससे पूछ लेता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुनकर सूजी कहती है कि क्या उसका दिमाग खराब हो चुका है, और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो आकर उसे रोजेस देता है, लेकिन सूजी इन्हें भी रिजेक्ट कर देती है। फिर वो उसके लिए बहुत सारे टेडी बियर्स भेजता है, पर वो उन्हें भी लेने से मना कर देती है। इसलिए वो जबरदस्ती सूजी को उठवा लेता है। लिन उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। वो सूजी से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। वो उसे बोलता है कि वो उसे सब कुछ दे सकता है, अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसे वो भी दे सकता है। पर सूजी उसे छोड़ने के लिए बोलती है। वो कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो गेट को तोड़ देगी। लिन भी यहाँ पर गेट तोड़कर अंदर आने वाला था, पर तभी जेनचेंग गेट खोल देता है और लिन मुंह के बल आकर गिरता है। फिर हम इन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर लिन जेनचेंग पर काफ़ी गुस्सा था। वो कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। शिन बताती है कि वो तो कॉलेज के अंदर काफ़ी लड़कियों का क्रश है। वो अब इन दोनों को हॉस्टल में छोड़ता है और कहता है कि अगर वो उन्हें फिर से परेशान करे तो लिन उन्हें बचा लेगा। शिन कहती है कि वो पहले खुद को तो बचा ले, ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अब लिन जब जा रहा था तो शिन उसे आकर दवाई देती है, जो कि वो अपनी चोट पर लगा ले, और यहाँ पर उसका ये बिहेवियर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे पसंद करती है। अगले दिन हम जेनचेंग को उसकी सेकंड पर्सनालिटी से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी लड़की को प्रपोज किया है, तो बताता है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं किया है। तो सेकंड पर्सनालिटी उसे ये काम खुद के हाथ में लेने के लिए कहती है। जेनचेंग अब उसी सुबह सूजी के हॉस्टल में उससे मिलने के लिए जाता है और जानबूझकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब उसकी सेकंड पर्सनालिटी उसकी बॉडी कंट्रोल कर सकती थी, और क्योंकि वो पर्सनालिटी जेनचेंग के अपोजिट थी, इसलिए वो सबसे पहले तो सूजी को लंच देता है और क्यूट सा फेस बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब सूजी शिन के साथ घूम रही थी, तभी वो आकर उसे कॉफी देता है और उसे स्कार्फ पहनाकर चला जाता है। इसके बाद वो कॉलेज के अनाउंसमेंट रूम से अनाउंस करवाने वाला होता है कि वो सूजी को पसंद करता है, पर वो उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देती है और उसे ये सब बंद करने के लिए बोलती है। अगले दिन जब जेनचेंग की आंख खुलती है तो वो नॉर्मल हो चुका था। उसे जब पता चलता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने ये सब किया तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो अपनी सेकंड पर्सनालिटी से बात करते हुए कहता है कि ऐसा करने से तो सबको पता चल जाएगा कि वो सूजी को पसंद करता है, जिस पर सेकंड पर्सनालिटी बोलती है कि हाँ, वो यही चाहता है कि सबको पता चल जाए। फिर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसने कल साइन किया था, जिसकी वजह से अब सूजी पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए उसकी मॉडल बनकर रहेगी, और सूजी ने साइन इसलिए किया था ताकि उसका जेनचेंग से इसके बदले पीछे छूट सके। अगले दिन वो पेंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए सूजी से मिलता है, जहाँ पर उसका गेटअप देखकर वो उसे मना कर देता है कि वो इस तरीके से पेंटिंग नहीं करेगा, और ऐसा सूजी ने इसीलिए किया था ताकि वो उसे टच ना कर सके। पर उसके मना करने पर वो सिर्फ ग्लव्स पहन कर आती है, लेकिन जेनचेंग को उससे भी दिक्कत थी। वो उसके पास आकर कहने लग जाता है कि उसे जेनचेंग को टच करने से डर लगता है, या फिर वो उसे टच करे बिना रह नहीं सकती, जो सुनकर सूजी उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर पेंटिंग करते हुए वो उसे बताता है कि उसने पेंटिंग करना कब शुरू किया था। वो बोलने लगता है कि बचपन में मैं बिल्कुल अकेला था और अपने डार्क रूम में ही रहता था, पर पेंटिंग करते वक्त उसे ऐसा लगता था कि टाइम जल्दी बीत रहा है, इसलिए उसने ये करना शुरू किया। और उस वक्त एक लड़की हमेशा उससे मिलने के लिए आती थी, जो कि उसे विंडो से लॉलीपॉप देकर चली जाती थी। जेनचेंग बोलता है कि पहली बुक उसने उस लड़की की बनाई थी और वो उसे ये पेंटिंग देना चाहता था, पर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई और वो ऐसा नहीं कर पाया।
वो सूजी को बताता है कि उनका घर उसी हॉस्पिटल के पास था और उसके पेरेंट्स एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। जो सुनकर सूजी कहती है कि हॉस्पिटल के पास तो उसी का घर था और वहाँ पर उनके अलावा दूर दूर तक कोई और ग्रोसरी स्टोर नहीं था। ये सुनकर वो सूजी के पास आता है और उसे वो पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने बचपन में बनाई थी, जो देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती, पर वहाँ से निकलने के बाद सोचने लगती है कि क्या वही वो लड़की है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो जेनचेंग के बारे में सोच रही है। वो कहती है कि उसे पता है कि सूजी को जेनचेंग से प्यार हो गया है, जिस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बोलती है कि उसे जेनचेंग जैसे लड़के पसंद नहीं है, उसे ऐसे लड़के पसंद है जो कि शांत बिहेव करने वाले हो। तभी वो जेनचेंग को देखती है जो कि पेंटिंग करते वक्त काफ़ी शांत लग रहा था, पर फिर वो बोल देती है कि नहीं नहीं, उसे ऐसे लड़के पसंद है जो कि रॉक म्यूजिक बनाते हो। इसीलिए अगले सीन में हम उसे ड्रम बजाते हुए देखते हैं, पर फिर वो बोलती है कि उसे घर का काम करने वाले लड़के पसंद है। तो फिर जेनचेंग घर का काम भी करने लग जाता है। वो सारी चीज़ें कर रहा था जो कि सूजी को पसंद थी। इसके बाद हम सूजी को लिन के साथ देखते हैं, जहाँ लिन बातों बातों में सूजी से डेट के लिए पूछ लेता है, पर वो मना कर देती है। वो पूछता है कि क्या वो किसी ऐसे को नहीं ढूंढना चाहती जिससे कि उसकी केमिस्ट्री मैच करे। ये सुनते ही वो जेनचेंग के बारे में सोचने लग जाती है। इतने में वो वहाँ पर आ जाता है। जेनचेंग अब सूजी को कल कॉलेज के गेट पर मिलने के लिए बुलाता है। वो बोलता है कि कल वो लोग कहीं पर जा रहे हैं और रात भर साथ में रहेंगे, जो सुनकर लिन को अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन सूजी उससे मिलने के लिए लेट हो जाती है, पर जेनचेंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। तभी वहाँ पर लिन और शिन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। अब क्योंकि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने उसे सूजी के दोस्तों के साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा था, इसलिए वो मान जाता है। पिकनिक स्पॉट पर भी जाकर लिन और जेनचेंग में हर काम के लिए झगड़ा हो रहा था। और फिर रात में क्योंकि उनके सोने के लिए एक ही टेंट था, तो शिन और सूजी उसके अंदर सो जाते हैं और ये दोनों लड़के बाहर सो रहे थे। आधी रात में जेनचेंग सूजी को उठाकर उसके साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको पेंटिंग के लिए मून एंड स्टार नाम की एक लेक से इंस्पिरेशन लेनी थी। लिन उन्हें जाता हुआ देखकर फॉलो करने का सोचता है, पर शिन उसे रोक देती है। आगे हम सूजी और जेनचेंग को लेक को खोजते हुए देखते हैं, पर वो मैप काफ़ी पुराना था, जिससे उन्हें दिक्कत आ रही थी। दूसरी तरफ शिन लिन से पूछती है कि जेनचेंग सूजी को यहाँ पर क्यों लेकर आया है, तो लिन कहता है कि क्योंकि वो उसे पसंद करता है। शिन पूछती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि वो सूजी को सेफ रखना चाहता है। अब लिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हें भी जेनचेंग पसंद है, जो सुनकर वो उसके सर पर मारकर उसे इडियट कहती है। लिन कहने लगता है कि सबको जेनचेंग ही क्यों पसंद है, वो कितना अनोइंग है। वो ये बोल ही रहा होता है, तभी लिन उसे किस कर देती है। इधर जेनचेंग के पैर में मोच आ जाती है, पर किसी तरह फिर भी वो लोग लेक को ढूंढ लेते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ मून ही दिख रहा था, तो जेनचेंग कहता है कि यहाँ तो कोई स्टार ही नहीं दिख रहा। उसे ये जगह कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते हैं, पर सूजी उसे रोक देती है। उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी सारे फायरफ्लाइज दिखने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि लेक का नाम मून और स्टार क्यों है। सूजी अब यहाँ पर उसे फायरफ्लाइज के बारे में बता रही होती है, तभी वो उसे देखने लग जाता है। वो यहाँ पर उसके बालों को टच करता है और उसे किस भी कर देता है, जिससे सूजी काफ़ी सरप्राइज होती है। अब किस करने के बाद वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, तभी वो उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है, और थप्पड़ की वजह से जेनचेंग की दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। इधर शिन और लिन अभी भी किस कर रहे थे, पर फिर एक दूसरे की शक्ल देख के शर्माने लग जाते हैं। शिन यहाँ पर उसे बता देती है कि वो उसे काफ़ी पसंद करती है, पर लिन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। अब अगली सुबह जब सूजी और जेनचेंग वापस आते हैं, तो लिन उससे पूछता है कि वो रात भर कहाँ थे, जिस पर जेनचेंग कहता है कि वो लोग लेक पर गए थे। फिर सूजी और शिन पैकिंग करने लग जाते हैं, तो जेनचेंग कहता है कि उसके पैर में मोच है, वो कैसे चलेगा। अब वो लिन की शक्ल देखने लगता है, पर लिन उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। पर अगले सीन में फिर भी वो उसे कैरी करके चल रहा होता है। वो सभी वापस आ जाते हैं, जहाँ हम सूजी और शिन को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे उनकी किस के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर सूजी कहती है कि क्या लिन ने उसे किस किया, तो शिन बताती है कि उसने लिन को पहले किस किया, जिससे वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। वो सूजी से पूछती है कि क्या उसने भी जेनचेंग को किस किया, पर वो कहती है कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि उसे स्किन टू स्किन हीट्रोफोबिया है, जो सुनकर सूजी उसे बताती है। पर वैसे उसके सिम्टम्स सब कम होते जा रहे हैं। शिन बोलती है कि शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो जेनचेंग को पसंद करती है। इसके बाद वो अपनी दादी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जेनचेंग पहले से ही मौजूद था, जिसने सूजी की ग्रैंडमा को फ़ोन गिफ्ट किया हुआ था, ताकि वो सूजी को भूले ना और उसकी फ़ोटो को देखते रहे। ग्रैंडमा तो यहाँ पर जेनचेंग को अपना सन इन लॉ कहकर बुला रही थी, क्योंकि उसने उन्हें यही कहा था। फिर हम देखते हैं कि उनके नर्सिंग होम में कोई फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर शिन गाना गाती है और लिन मैजिक दिखाता है। आखिर में जब सूजी की बारी आती है तो वो डांस कर रही थी। जेनचेंग की नज़रें तो यहाँ पर उसे हट ही नहीं रही होती, और वो उसकी वीडियो भी बना लेता है। फिर ये चारों स्टेज पर जाते हैं और सबके सामने हाथ पकड़कर झुकते हैं। उसी वक्त जेनचेंग की सेकंड पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। ये दोनों अब इसके बाद साथ में स्नोफॉल देख रहे थे, जहाँ स्नोफॉल देखते हुए जेनचेंग उसे कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि पहली स्नोफॉल में जो लोग किस करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। ये सुनकर सूजी उसे देखने लग जाती है और अचानक से किस कर देती है। उस रात जेनचेंग सोच रहा था कि आज तो सूजी ने उसे थप्पड़ भी नहीं मारा,
तो उसकी सेकंड पर्सनालिटी कैसे बाहर आ गई। तब उसे समझ में आता है कि शायद सूजी के थप्पड़ से नहीं बल्कि उसके टच करने से उसकी सेकंड पर्सनालिटी बाहर आती है। अगले दिन सभी लोग कॉलेज में सूजी को देख रहे थे और उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बाद में लिन और शिन से सूजी को पता चलता है कि किसी ने कॉलेज में एक पीपीटी की हेल्प से रूमर्स फैला दिए हैं कि वो अमीर लड़कों को सीड्यूस करती है और उनसे पैसे लेती है। पर इस सब से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने काम करने जेनचेंग के घर पर चली जाती है। शिन और लिन कहते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही होगी। आगे हम सूजी को काम करता हुआ देखते हैं, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कहती है कि वो जेनचेंग से मिलने के लिए आई है। सूजी उसे उसका वेट करने के लिए कहती है, पर तभी वो लड़की अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि उसका नाम हुआयान है और वो जेनचेंग की फियांसे है। वो अब्रॉड में पढ़ाई करती है और अब वो वापस आ चुकी है। वो सूजी को उससे दूर रहने के लिए कहती है, पर सूजी उससे बोलती है कि जेनचेंग उसे पसंद करता है और वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। जो सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंकती है, पर जेनचेंग वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वापस आकर वो ये सब शिन को बताती है तो शिन उसे कहती है कि उसे जल्द से जल्द जेनचेंग को डेट के लिए पूछना चाहिए, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। फिर हम जेनचेंग को हुआ के साथ देखते हैं। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है और उसका लगेज बाहर करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है। उसे देखकर हुआ कहती है कि वो अपना लगेज खुद रूम में रख देगी और उसे जेनचेंग की हेल्प नहीं चाहिए, जिसे सूजी को लगता है कि वो हुआ की हेल्प कर रहा था और वो ये देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम लिन को बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर इस बार वो हार गए तो उनकी काफ़ी इंसल्ट हो जाएगी। वो कहता है कि उन्हें एक और अच्छा प्लेयर चाहिए। तभी जेनचेंग वहाँ पर आ जाता है, जो कि लिन के सर पर बॉल लगने से उसे बचा लेता है। लिन उससे कहता है कि सूजी उससे नहीं मिलना चाहती, तो जेनचेंग कहता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सूजी को सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, पर लिन नहीं मानता। इसीलिए अब जेनचेंग खड़े होकर उसे एक गोल करके दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसकी टीम की तरफ से खेलेगा। जहाँ उसके स्किल को देखकर वो उसे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और उसकी बात मान जाता है। फिर हमें सीधा बास्केटबॉल मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिन और सूजी भी उन्हें देखने के लिए आते हैं। शिन बताती है कि जेनचेंग ने सिर्फ उसी के लिए इस मैच में पार्टिसिपेट किया है, पर सूजी अब भी उससे नाराज़ थी। वो उसे बताती है कि जेनचेंग हुआ को हेट करता है, पर फिर भी वो उसे छोड़ती नहीं है। तभी जेनचेंग भी वहाँ पर आ जाता है और उसे सब बताने लग जाता है और उसके पीछे पीछे हुआ भी यहाँ पर आ जाती है। वो उसे पानी देती है, पर वो उसे साइड करके सूजी से बातें करने लग जाता है, जिससे उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसी वक्त वहाँ पर बाई नाम की एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि उनका राइवल था, पर सूजी उसे हाई कहने लग जाती है क्योंकि उसने उसके लिए भी मॉडल का काम किया हुआ था। ये देखकर जेनचेंग को अच्छा नहीं लगता कि वो उसके राइवल को हाई कर रही है। अब मैच शुरू होता है, जहाँ पर दोनों ही टीम्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर आखिर में जेनचेंग गोल करके मैच को जीत जाता है, जो देखकर भाई उसे और लिन को धक्का मारकर गिरा देता है। लेकिन मैच तो वो लोग जीत ही चुके थे। अब उन दोनों को गिरता हुआ देखकर सूजी भागकर उनके पास जाती है, पर जेनचेंग ठीक था। फिर हम लिन और शिन को देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही काफ़ी नर्वस थे और शर्मा रहे थे। लिन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, तो शिन हाँ कर देती है और उसे किस करने के लिए उसके क्लोज आती है, पर उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाती है। पर लिन तो उसे किस करने के लिए एकदम रेडी बैठा हुआ था, जो देखकर उनका टीचर वहाँ पर आकर लिन के पास बैठ जाता है और लिन यहाँ पर गलती से उन्हें ही किस कर देता है। आँख खोलने पर जब उसे पता चलता है कि अपने टीचर को किस कर रहा था, तो वो उठकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम सूजी और जेनचेंग को साथ में देखते हैं, जहाँ जेनचेंग उसे बताता है कि वो हुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और सूजी से पहले उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जहाँ शिन और लिन उन्हें छुपकर देख रहे थे, पर जैसे ही वो उन्हें नोटिस करते हैं तो भाग जाते हैं। जेनचेंग उससे पानी मांगता है, पर वो सूजी से ग्लास लेने से डर रहा था, क्योंकि अगर वो उसे टच करता तो उसकी सेकंड पर्सनालिटी बाहर आ जाती। जब वो उसे ग्लास दे रही होती है तो वो उसे नहीं लेता, तो सूजी उसका मुंह पकड़ कर कहती है क्या वो चाहता है कि वो उसे खुद पानी पिलाए। अब उसकी टच करते उसकी सेकंड पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। अब रात में जब जेनचेंग उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए चाहता है, तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात बाई से होती है। जेनचेंग पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो लिन को चोट पहुँचाने के लिए उसे सॉरी बोलता है। वो सूजी से भी कहता है कि वो चाहता है कि पेंटिंग कंपटीशन के लिए वो उसकी मॉडल बने, पर जेनचेंग बोलता है कि वो उसकी मॉडल बनेगी। अब इस बात पर दोनों ही लड़ने लग जाते हैं, जहाँ सूजी उन्हें लड़ने से मना करती है और वो बाई को थैंक्स कहती है, क्योंकि पहले उसने सूजी की काफ़ी मदद की थी, पर वो कहती है कि वो कंपटीशन में जेनचेंग की मॉडल बनना चाहती है। अब अगले दिन हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जेनचेंग सूजी को ही देख के जा रहा था। सूजी जब उससे पूछती है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि वो कल क्या बनाएगा, तो जेनचेंग कहता है कि अब तक उसे नहीं पता। ये सुनकर वो उसके सर पर नोटबुक मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पेंटिंग कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनचेंग और बाई दोनों की पेंटिंग दिखाई जाती है। बाई ने यहाँ पर एक लड़की की पेंटिंग बनाई हुई थी, वही जेनचेंग ने उसका और सूजी का पोर्ट्रेट बनाया था, जो देखकर सूजी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। बाई फिर अपनी स्पीच देना शुरू करता है और कहता है कि वो जानता है कि वही जीतने वाला है। वो बोल रहा होता है, पर तभी सूजी खड़ी हो जाती है।
और कहती है कि वो जेनचेंग की मॉडल है, इसलिए वो अपना ओपिनियन देना चाहती है। जो देखकर वाई उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, पर जेनचेंग उसे कहता है कि वो सूजी को उसकी बात पूरी करने दे। सूजी बोलती है कि उसे लगता है कि जेनचेंग की पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसके अंदर बाई की पेंटिंग से ज़्यादा इमोशंस है। जो देखकर जेनचेंग काफ़ी खुश होता है कि सूजी उसे सपोर्ट कर रही है, पर उसके ऐसा करने से कुछ नहीं हो पाता। कंपटीशन के बाद जब सब चले जाते हैं तब भी जेनचेंग बैठकर सूजी की कई बातों की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। इसके बाद ही सभी लोग मिलकर रात में जेनचेंग के घर में ड्रिंक करते हैं, जहाँ ड्रिंक करने के बाद लिन और शिन साथ में सो जाते हैं। जेनचेंग सूजी के लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। वो यहाँ पर उसे छूना चाहता था, पर उसे डर था कि उसे टच करने से उसकी सेकंड पर्सनालिटी बाहर आ जाएगी, इसलिए वो उसे बिना टच किए ही थैंक्स कहता है और उसे सोने देता है। अगले दिन हम उसे सूजी से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बताता है कि कल रात उसने उसे काफ़ी डार्क सीक्रेट बताए, जो सुनकर सूजी बोलती है कि उसका कोई भी डार्क सीक्रेट नहीं है। जेनचेंग बोलता है कि वो उसे प्यार करती है कि डार्क सीक्रेट नहीं है, जो सुनकर वो शर्माने लग जाती है और उसका कोई जवाब नहीं देती, तो वो उसे बार बार पूछने लगता है। तभी सूजी खड़ी होती है और उसके फॉरहेड पर किस करके कहती है कि वो उसे पसंद करती है। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब उसके टच करते उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाती है और अपनी सेकंड पर्सनालिटी में वो फिर से आ जाता है। अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो फिर से खुद को नॉर्मल पाता है। वो देखता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी उसके सामने खड़ी है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी सूजी को पसंद करता है, जिस पर वो हाँ कहता है। अब इस बात पर यहाँ पर दोनों में बहस होने लग जाती है कि सूजी उन दोनों में से किसे पसंद करती है। अब ये प्रूफ करने के लिए कि सूजी उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी को पसंद करती है, जेनचेंग उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है, पर सूजी बताती है कि वो तो यहाँ पर पहले भी शॉपिंग कर चुके हैं, जिससे जेनचेंग को समझ में आ जाता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी ने पहले ही उसे शॉपिंग करा दी है। यहाँ पर वो फिर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो बताती है कि वो तो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो सुनकर जेनचेंग मन ही मन कहता है कि उसकी सेकंड पर्सनालिटी उसी के पैसे यूज करके सूजी को इम्प्रेस कर रहा था। फिर ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर भी वो लोग पहले आ चुके थे, इसलिए वो सूजी की ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे बताती है कि कल जो लड़का आया था वो जेनचेंग नहीं बल्कि कोई और था। ग्रैंडमा बोलती है कि इससे पहले कोई और सूजी को फंसा ले, उसे उसको अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। अब सूजी ये सारी बात शिन से शेयर करती है कि वो कैसे हर जगह उसे 2-2 बार लेकर गया था। सूजी अब जेनचेंग के बुलाने पर फिर से उसके घर उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसने काफ़ी सारी पेंटिंग बना रखी थी। वो सारी पेंटिंग उनके बीच के स्पेशल मूवमेंट्स की थी, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है और हर पल को याद करने लगती है। तभी जेनचेंग वहाँ पर आ जाता है और उसे बताता है कि ये सब उसने उसके लिए बनाया है और वो फ्यूचर में भी उनकी हर एक स्पेशल मोमेंट को ऐसे ही पेंट करना चाहता है। अब वो यहाँ पर उसे अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में बताने ही वाला था कि तभी वो उसे किस कर लेती है और ऐसा करने से उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे कि जेनचेंग की सेकंड पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। सूजी उससे पूछती है कि वो क्या बताने वाला था, तो जेनचेंग कहता है कि वो उसे बताने वाला था कि वो उसे बहुत पसंद करता है। तभी वो उसे टच करने वाली होती है, पर जेनचेंग दूर हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी बाहर आए और ये जो सेकंड पर्सनालिटी थी वो अभी सूजी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूजी काफ़ी सारा सामान लेकर आती है क्योंकि आज उसकी बर्थडे पार्टी थी। वो नोटिस करती है कि जेनचेंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे क्योंकि उसके सोने के बाद उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी बाहर आ जाती। वो अब यहाँ पर सामान समेटने में उसकी हेल्प करने लगता है। तभी सूजी उसके हाथ से एक बैग लेने वाली थी, पर जेनचेंग अपना हाथ दूर कर लेता है। सूजी उससे पूछती है कि वो उसे टच क्यों नहीं करने दे रहा, क्या वो उसे कुछ छुपा रहा है। तो वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ हम देख पाते हैं कि इस बार हाथ पकड़ने से उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी बाहर नहीं आ पाती। असल में उसने अपनी हार्ट बीट को स्लो करने की मेडिसिन ले रखी थी, जिससे कि अगर सूजी उसे थोड़ा सा टच भी करेगी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे कि उसकी फर्स्ट पर्सनालिटी बाहर नहीं आएगी। फिर हम इन सभी को सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ जेनचेंग सूजी को एक क्राउन देता है, उसे वक्शन लाइट्स ऑफ कर देता है और सूजी जेनचेंग को डरने से मना करती है क्योंकि वो जानती थी कि वो अंधेरे से डरता है, पर क्योंकि अभी उसकी सेकंड पर्सनालिटी उस पर हावी थी इसलिए वो बोलता है कि वो अंधेरे से नहीं डरता। फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, पर सूजी का शक यहाँ पर जेनचेंग पर बढ़ता जा रहा था। अगले दिन वो उसे बताती है कि कैसे जब वो उसे पहली बार मिली थी तो उसने उसे बताया था कि उसे अंधेरे से डर लगता है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि वो भला किस चीज़ की दवाइयाँ ले रहा है, और वो उसे ये भी बताती है कि उसने कल रात को जेनचेंग के फ़ोन में पढ़ा था कि कैसे हार्ट बीट बढ़ने से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो जेनचेंग से बोलती है कि वो लड़का नहीं है जिससे वो प्यार करती है। जो बात सुनते ही सेकंड पर्सनालिटी क्लोरोफॉर्म सुखाकर उसे बेहोश कर देती है। अब जब सूजी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ पर सेकंड पर्सनालिटी ने उसे बांध कर रखा हुआ था। तभी उसकी नज़र एक ग्लास बॉटल पर पड़ती है। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं, जो कि लिन को बताती है कि सूजी कल रात से गायब है। ये सुनकर लिन और शिन उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर सूजी उस ग्लास बॉटल से किसी तरीके से रस्सी को काट कर फ्री हो जाती है। तभी वहाँ पर जेनचेंग आ जाता है, पर सूजी उसे वहाँ से जाने को कहती है, जो सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि वो उसे जेनचेंग से ज़्यादा प्यार करता है, वो उसकी काफ़ी केयर भी करता है।
वो उसकी काफ़ी केयर भी करता है। ये बोलकर वो उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ने लगता है। तभी सूजी को आइडिया आता है और वो उसे किस कर देती है। अब उसकी किस करने से जेनचेंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो अपने असली रूप में आकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ पर वो सूजी को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि उसके डॉक्टर ने कहा था कि वो थेरेपी से ठीक हो सकता है, पर उसे डर था कि अगर वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं हुई तो वो हमेशा के लिए एक डिफरेंट पर्सन बन जाएगा। सूजी बोलती है कि वो ना तो उसे अब से कभी टच करेगी और ना ही हक करेगी, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। जो सुनकर वो उसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सूजी धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद हम सूजी को उसकी बीमारी के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जेनचेंग लिन को कॉल करके कुछ बताता है। सीन अब कॉलेज का आता है, जहाँ पर शेन और लिन मिलकर सूजी को रोकते हैं और उसे ये सब छोड़कर उनके साथ पार्टी करने चलने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देती है। वो बोलती है कि उसे अभी जेनचेन के लिए और रिसर्च करनी है, पर लिन बताता है कि जेनचेन थेरेपी लेने के लिए चला गया है। जो सुनकर सूजी उसे खोजने के लिए भागती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपने जेनचेन को खो ना दे। वो भागते हुए उनके बीच हुए हर पल को याद कर रही थी। तभी वो थक कर रुक जाती है और उसके सामने जेनचेन आकर खड़ा हो जाता है। उसने ग्लासेस पहन रखे थे, जिसे सूजी को लगता है कि वो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी में है। वो यहाँ पर सूजी को हक करता है, पर वो उसे धक्का मार के कहती है कि वो प्ले बॉय है और बहुत ही अनोइंग है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ गया था। तभी जेनचेंग अपना चश्मा उतार कर उसे सीनियर कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उसे 8.8 युआन देगा, तो क्या वो उसकी मॉडल बनेगी। ये सुनकर वो समझ जाती है कि जेनचेंग अब ठीक हो चुका है। जेनचेंग फिर यहाँ पर उसे किस करता है और किस करने के बाद सूजी उसे कहती है कि उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है, पर मेरी अभी भी बाकी है। ये कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर तभी जेनचेंग उसे हक कर लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये यूनिक सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड ये आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।